नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो अपने अनोखे नेचर के लिए जाने जाते हैं। ये वो इवेंट्स हैं जो इतने अजीब, अद्भुत और अनसुलझे हैं कि उनके बारे में आज भी हमारी समझ काफी लिमिटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ये घटना 1587 में घटी थी, जब इंग्लैंड से एक ग्रुप अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के समुद्री किनारों पर आए और अपना कॉलोनी बनाया। पर जब 1590 ईस्वी में उनका गवर्नर जॉन वाइट उनसे मिलने आए, तो उसे वहां कॉलोनी का कोई नामो निशान और वहां के लोग नहीं मिले। हर जगह सिर्फ एक वर्ड लिखा था, क्रोएटोन, जो एक नियर बाय आइलैंड का नाम था। पर आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है कि क्या ये लोग अपनी मर्जी से गायब हो गए थे या फिर उनका कुछ और हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि ये कॉलोनी नेटिव्स अमेरिकन ट्राइब्स के साथ क्लैश कर गई थी, पर अब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। रोवानोके के गायब होने की घटना पर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग क्रोआटोन ट्राइब के साथ मिल गए थे और अपनी जिंदगी वहीं बिताई। कुछ रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि ये सेटलर्स खुद अपने आप को छुपा रहा था, क्योंकि वो इंग्लिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं आना चाहते थे। पर असली जवाब आज भी किसी को पता नहीं कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। नंबर 2, 1977 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया था, जो कुछ सेकंड्स का था। और जब साइंटिस्ट जेरी एहमन ने ये सिग्नल ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने उसके साथ लिखा, वाओ, मतलब उन्हें इतना शौक लगा था। ये एक ऐसा मोमेंट था जब सभी साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स में एक्साइटमेंट थी, क्योंकि शायद ये एलियन लाइफ के सिग्नल का साइन हो सकता था। ये रेडियो सिग्नल कुछ सेकंड के लिए था और इससे कोई नेचुरली ऑकरिंग रेडियो वेव से मैच नहीं होता था। ये सिग्नल एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर था जो सिर्फ एक आर्टिफिशियल सोर्स से आ सकता है। इसलिए साइंटिस्ट्स ने अंदाजा लगाया कि ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि ये सिग्नल एक नेचुरल कॉस्मिक इवेंट का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो ये कंफर्म करे कि ये सिग्नल एलियंस का था। ये मिस्टीरियस सिग्नल अब तक अनसॉल्व्ड है और हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। नंबर 3, द मैरी सेलेसियल। ये एक मर्चेंट शिप थी जो 1872 में अपने जर्नी पर निकल रही थी। पर जब शिप को समुद्र में देखा गया तो वो बिल्कुल खाली थी। शिप के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी डैमेज या फाइट का साइन नहीं था, लेकिन शिप के क्रू का कोई भी पता नहीं था। मैरी सेलेस्टियल का कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और उसकी पूरी क्रू गायब हो गई थी। शिप के आसपास कोई भी स्ट्रेंज एक्टिविटी नहीं थी। क्या ये एक वायलेंट स्टॉर्म का रिजल्ट था या फिर कोई और रीजन था जिसके चलते क्रू ने अपने शिप को छोड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया। कुछ लोग मानते हैं कि शिप को छोड़ा गया था और क्रू ने किसी रहस्यमय कारण से अपनी जान बचाने के लिए शिप को छोड़ दिया था, लेकिन शिप के पास कोई डैमेज का साइन नहीं था जो ये प्रूफ कर सके कि कोई ऐसी घटना हुई थी। नंबर 4, 1 दिसंबर 1948 को साउथ ऑस्ट्रेलिया के टैलम बैंड के एक छोटे से बीच पर एक लाश मिली थी, लेकिन इस लाश के साथ कुछ बहुत अजीब बातें भी जुड़ी हुई थी। इस आदमी की बॉडी ऐसी लेटी हुई थी जैसे वो पीसफुली अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। उसके कपड़े बहुत ही अच्छे कंडीशन में थे और कोई भी जख्म का निशान नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी बॉडी को इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने कुछ और अजीब चीजें नोटिस की। सबसे पहले इस आदमी के कोट के अंदर से कुछ अनयूजुअल चीजें मिली। ये चीज थी एक छोटी सी पेपर स्लिप जिसमें सिर्फ एक फ्रेज लिखा था, तमाम सूद। ये फ्रेज एक पर्शियन पोयम रुबाइयत ऑफ ओमर खयाम से था, जिसमें एक फाइनल लाइन होती है जो पोएट ने अपनी लाइफ के एंड में लिखा था। इसका मतलब होता है इट इज फिनिश्ड, यानी ये खत्म हो चुका है। लेकिन इस पेपर का ये कोड किसने दिया और ये किस लिए था? जब पुलिस ने बॉडी को अच्छे से एग्जामिन किया तो उन्होंने ये भी नोटिस किया कि आदमी के कपड़ों के अंदर कोई लेबल नहीं था, कोई भी सिलाई का चिन्ह नहीं था।
ये चीज थोड़ा और मिस्टीरियस हो गई, क्योंकि ऐसे कपड़े आज तक किसी भी स्टोर में नहीं मिले थे जिसमें कोई सिलाई न हो। इसका मतलब था कि शायद इस आदमी ने खुद अपने कपड़े बनाए थे, या फिर ये कोई ऐसा था जो अपनी असली पहचान छुपा रहा था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस पर काम करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि ये किसी सुसाइड का केस हो सकता है, लेकिन बॉडी के आसपास कोई भी ऐसे साइंस नहीं मिले जो सुसाइड का इंडिकेशन दे रहे हों। इसके बाद एक और अजीब चीज मिली, उन्होंने बॉडी के अंदर से कोई पॉइजन का ट्रेस नहीं मिला। ये नॉर्मल मेथड ऑफ सुसाइड का पार्ट नहीं था। तो फिर ये क्या था? अब बात करते हैं उस छोटी सी स्लिप ऑफ पेपर के बारे में जो सोमैटोन मैन की बॉडी के अंदर थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस पेपर पर लिखा था तमाम शुद्ध, और ये जिस पोयम का हिस्सा था उसके अंदर ये लाइन काफी सिंबॉलिक थी, और इससे ये भी आइडिया मिलता है कि कोई इस पोयम के थ्रू अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर रहा था। ये फ्रेज किस लिए यूज किया गया था, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे था? इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि ये किसी कोड का पार्ट हो सकता है। ये कोड किसी हिडन मैसेज को कन्वे कर रहा था। इसके बाद जब पुलिस ने खोज की तो उन्होंने ये समझा कि ये फ्रेज किसी और बुक से रिलेटेड है। रिसर्चर्स ने इस कोड को सॉल्व करने की काफी कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। आज भी ये कोड एक राज बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि सोमैटोन मैन एक जासूस था जो किसी सीक्रेट मिशन पर था। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने कपड़े, अपने डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ बहुत सावधानी से नष्ट किए थे। और वो जो रुबाइयत पोयम का रेफरेंस था वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या इंटेलिजेंस एजेंसी से कनेक्टेड हो सकता है। जब रिसर्चर्स ने इस केस का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने कई थ्योरीज को एग्जामिन किया, पर 70 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है। नंबर 5, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में भी एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है और आपके पास ऑप्शन हो कि आप एक गर्लफ्रेंड रेंट पर ले सकते हो, तो आप क्या करोगे? चाइना में एक नया ट्रेंड चल रहा है जहां टूरिस्ट्स को गर्लफ्रेंड रेंट पर मिल रही है। तो सबसे पहले ये ट्रेंड कहां से आया? आप सब जानते हो कि चाइना दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है और हर साल लाखों करोड़ों टूरिस्ट ये कंट्री विजिट करते हैं। लेकिन चाइना के सिटीज जैसे संघाई, बीजिंग और जियान में एक चीज नोटिस की गई थी। बहुत सारे टूरिस्ट्स अकेला फील करते हैं। उन्हें लोकल कल्चर को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है और वो चाहते हैं कि कोई उनको गाइड करे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे और उनको अपनी सिटी का रियल एक्सपीरियंस दे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ कंपनीज ने एक यूनिक सर्विस शुरू की जिसमें टूरिस्ट्स को रेंट पर गर्लफ्रेंड्स मिलने लगी। ये गर्लफ्रेंड्स आपको एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देने के लिए आपके साथ शॉपिंग करती है, टूरिस्ट स्पॉट दिखाती है और आपके कल्चरल इंटरेस्ट को समझते हुए अपना टाइम स्पेंड करती है। लेकिन ये एक बिजनेस है जिसमें आपको एक फिक्स्ड टाइम के लिए एक फिक्स्ड रेट पर ये सर्विस मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सर्विस एक तरह से मैच मेकिंग सर्विसेज से भी जुड़ी होती है, जहां आप एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन बना सकते हो। ये सिस्टम काफी प्रोफेशनल है। आपको एक वेबसाइट या ऐप मिलती है जहां पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपको एक प्रोफाइल सेलेक्ट करनी होती है जिसमें आप उनके इंटरेस्ट्स, अपीयरेंस और स्किल देख सकते हैं। फिर आप एक पैकेज चूज करते हैं, चाहे आपको एक दिन के लिए चाहिए या कुछ दिनों के लिए। पेमेंट का प्रोसेस भी काफी सिक्योर होता है और ये चीज सबको लीगल और ट्रांसपेरेंट बनाती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि आप इन रेंटेड गर्लफ्रेंड्स के साथ किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। और जब आपकी टाइम लिमिट इनके साथ खत्म हो जाती है, यानी कि आपने जितने टाइम के लिए गर्लफ्रेंड बनाने की पेमेंट की है वो खत्म हो जाती है, तो फिर आप इनसे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं बना सकते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत फायदा होता है दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।